बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम चैप्टर 5 किंगडम प्रोकैरियोट्स में जो हिस्सा लोग कवर करेंगे वो है लिस्ट द केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स यूज्ड टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया। नुकसानदेह बैक्टीरिया जो है इन्हें हम दो तरीकों से फिजिकल और केमिकल मेथड से कंट्रोल करते हैं, जिन्हें हमने डिस्क्राइब करना है। नॉलेज हमारा है बैक्टीरियल कंट्रोल। व्हाट इज बैक्टीरियल कंट्रोल? बैक्टीरियल कंट्रोल हम उन मेथड्स और स्ट्रेटजीज को कहते हैं जिससे हम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, खास तौर पे तब जब हमें इनसे हेल्थ रिस्क होता है या हमें खदशा होता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है, इवन हमारा एनवायरमेंट इनसे नुकसान उठा सकता है। तब हम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। यहां एक वर्ड हम यूज करते हैं, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस दैट एलिमिनेट, रिमूव और किल ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। ये जो वर्ड है ना, ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, आपने इस पे फोकस करना है, क्योंकि आगे हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हम देखते हैं कि जो स्पोर्स हैं वो बाज़ औक़ात कुछ मेथड्स में किल नहीं हो रहे होते। तो वो मेथड जिसमें आप कहते हो कि हम तमाम लाइफ फॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है स्टेरिलाइजेशन, जिसमें आपके पास बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्पोर्स, हर तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। दो मेथड है, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। ये आपके पास एक पूरा फ्लो चार्ट है जिसे हमने आगे पढ़ना है। फिजिकल मेथड में हमारे पास रेडिएशन का मेथड है, डेसिकेशन का है, वाटर रिमूव करवा के, हीट का मेथड है जिसमें आगे से तीन तरीके हैं, पैस्चराइजेशन, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। क्या डिफरेंस है हम पढ़ेंगे। कोल्ड मेथड है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का मेथड है जिसमें आप मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज करते हो। केमिकल मेथड्स में एंटीबायोटिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। वन बाय वन इन्हें हम पढ़ते हैं। फिजिकल मेथड क्या है? वो मेथड जिसमें कोई फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल एजेंट यूज किया जाए बैक्टीरिया को किल करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास है हीट। हीट में आगे जो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं वो है मॉइस्ट हीट, क्योंकि आपके पास ड्राई हीट भी है, पैस्चराइजेशन भी है। हीट में आप तीन मेथड यूज करते हो। पहला है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट कहता है ये स्टेरिलाइजेशन करने का एक ऐसा मेथड है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को, किसी मटेरियल को या फिर किसी सरफेस को हीट की वजह से किल करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और स्टीम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पानी या स्टीम की मौजूदगी में हीट यूज करते हैं टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी आप करते ये हो कि आप हीट अप्लाई करते हो जिससे आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हो। अब ये जो स्टीम है जिसका टेम्परेचर हाई है, इस स्टीम को फिर हम मॉइस्ट हीट के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो हम वाटर और स्टीम की प्रेजेंस में असल में हीट यूज कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल इकट्ठा हुआ है। हम इसमें क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी करते हैं और इनएक्टिवेट भी करते हैं। मैकेनिज्म क्या है ये आपने अंडरस्टैंड करना है। मॉइस्ट हीट में असल में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी प्रोटीन को डीनेचर करते हैं। हमें मालूम है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोटीन्स और स्पेशली एंजाइम्स हैं, इनका एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर है। अगर आप हीट बहुत ज्यादा बढ़ा दो, हमने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो ये स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है। अब अगर आपके एंजाइम्स और प्रोटीन डीनेचर हो गए तो इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब और जो स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, यही बात आगे लिखी हुई है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में हम मशीन यूज करते हैं ऑटोक्लेव, जिसमें हम स्टीम की मदद से वाटर को हीट देके स्टीम जनरेट करते हैं और फिर उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए या मीडियम को स्टेरिलाइज करने के लिए। सेकंड हमारे पास है ड्राई हीट। कहते हैं ये भी स्टेरिलाइजेशन की ही टाइप है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, इसमें हम ऑक्सीडेशन के थ्रू किल करते हैं। करते ये है कि हम इसमें मॉइस्ट हीट की निस्बत ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास एक डिफरेंस आ गया कि जो मॉइस्ट हीट है उसमें कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होता है, ड्राई हीट में आप टेम्परेचर ज्यादा देते हो। दूसरा डिफरेंस जो आपने याद रखना है, कंपैरेटिवली ड्राई हीट जो है ये स्लोअर प्रोसेस है
इसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। ये जो लॉजिक है ना कि हम ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह यह कि स्लोअर प्रोसेस है। और पीछे जो मैकेनिज्म है वो ये कि हम देखते हैं कि जब आप ड्राई हीट अप्लाई करते हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें ऑक्सीडेशन होती है, उन स्ट्रक्चर्स में से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होते हैं, ये ऑक्सीजन ऐड होती है। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान ये स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं। जब स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल फ्लेमिंग सिंपली हम क्या कर रहे होते हैं, लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई सैंपल है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो हम उसे डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रख के हीट करते हैं और वो किल हो जाता है। थर्ड हमारे पास मेथड है पैस्चराइजेशन का। अब जिस चीज में से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करना चाह रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि उसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट है, टेक्सचर है। हम नहीं चाहते कि हम ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट में टेम्परेचर इतना बढ़ा दें कि हमारा जो स्पेसिमन है, सैंपल है, उसका टेस्ट या टेक्सचर डिस्ट्रॉय हो जाए। वहां फिर हमें इन दोनों से हटके एक तीसरा मेथड यूज करना पड़ता है पैस्चराइजेशन का, जिसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट से कम होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क को स्टेरिलाइज करने के लिए या मिल्क के प्रोडक्ट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। ये मेथड लॉइस पास्चर ने फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट डेवलप किया था, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया है पैस्चराइजेशन। कहते हैं स्पेसिफिकली मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स है ना, इनके अगेंस्ट हम यूज करते हैं और करते ये हैं कि हम 15 सेकंड के लिए मिल्क या उसके प्रोडक्ट को 72 डिग्री पे हीट करते हैं, जिस वजह से आप देखते हो उसमें मौजूद पैथोजेंस किल हो जाते हैं। इसमें होता यह है कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किल हो जाते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है यानी मिल्क, उसका टेस्ट या टेक्सचर भी डिस्टर्ब नहीं होता, वो अनचेंज रहता है, आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। हाँ, अब देखो हमने टेम्परेचर कम किया है कि आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप देखते हो कि फिर जो स्पोर्स है ना वो इस टेम्परेचर को सरवाइव कर जाते हैं, जबकि ऊपरले दो मेथड में वो सरवाइव नहीं करते। ठीक है। सेकेंड मेथड है कोल्ड। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो टेम्परेचर बहुत ड्रॉप करने से भी तो फर्क पड़ेगा ना। इसमें आप देखते हो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, ये जो है स्लो डाउन हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं। दो जो बड़े कॉमन मेथड, एक रेफ्रिजरेशन का और दूसरा डीप फ्रीजिंग का। अब आपने देखना है बेसिक फर्क क्या है। रेफ्रिजरेशन में हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को 10 से 15 डिग्री के अंदर रखते हैं। बहरहाल ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इतना कम टेम्परेचर है कि आप देखते हो वहां इस टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, ये बहुत कम हो जाती है। इतना कम हो जाती है कि आप देखते हो कि वो नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म ना कर पाने की वजह से खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, तो उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिससे हमारा स्पेसिमेन प्रोटेक्ट हो जाता है। दूसरा मेथड है डीप फ्रीजिंग का। डीप फ्रीजिंग से यहां मुराद है कि हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप करवाते हैं। यहां से अंदाजा लगा लो कि आप -10 या उससे -18 की रेंज में टेम्परेचर ड्रॉप करते हो। ये इतना लो टेम्परेचर होता है कि सेल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तमाम किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं, ऐसे जैसे वो इनएक्टिव हो गया, डोरमेंट हो गया, और हमारा जो फूड है उसे हम इस मेथड से एक लंबे अरसे के लिए स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। बेशक आज हम इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ये काम करते हैं, लेकिन ये टेक्निक्स ऐसी हैं, स्पेशली डीप फ्रीजिंग वाली, जो सदियों से होती आ रही है। पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले तूफान वाले इलाकों में जो लोग रहते हैं वो सर्दियों में यही काम करते हैं कि वो अपने मीट को, मिल्क प्रोडक्ट को डीप फ्रीज करते हैं। ठीक है, बर्फ के अंदर दबा देते हैं, जिससे वो फूड जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए प्रिजर्व रहता है। थर्ड देखें, थर्ड मेथड है मेम्ब्रेन फिल्टर। अब अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो हीट सेंसिटिव है, थोड़ी हीट भी, आप पैस्चराइजेशन वाली 72 डिग्री हीट भी उसे नहीं दे सकते। आपको खदशा है कि आपने अगर अपने प्रोडक्ट को इतना बॉयल किया, हीट किया, तो वो डीनेचर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसमें फिर हम यूज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। इस मेथड में हम ऐसी मेम्ब्रेन्स यूज करते हैं जिनके पोर साइज बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि जब आप अपने प्रोडक्ट को इन मेम्ब्रेन्स में से फिल्टर करवाते हो तो इवन बैक्टीरिया, सिंगल सेल जो है वो भी इन फिल्टर्स के ऊपर रह जाता है, और हमारा प्रोडक्ट जो वहां से फिल्टर होकर निकलता है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं। तो यहां पे फिर हम हीट नहीं अप्लाई करते ताकि हमारे प्रोडक्ट की नेचर डिस्टर्ब ना हो। यहां हम मेम्ब्रेन्स यूज करते हैं, स्पेशली अपने लिक्विड प्रोडक्ट से
बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए। कहते हैं ये आपके पास एक एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बैक्टीरियल कंट्रोल मेथड है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता, कम पैसों में आपको वो मेम्ब्रेन फिल्टर्स मिल जाते हैं। इसे हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर की ट्रीटमेंट में, हमारे फूड की प्रोसेसिंग में, या अगर आप बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाते हो, आपने कोई एंटीबायोटिक बनाई है, ड्रग बनाया है, हार्मोन बनाया है, तो आप अपने प्रोडक्ट को किसी लिक्विड में से लैदा करना चाह रहे हो और आप ये चाहते हो कि उसमें जर्म्स ना आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए और हमारा प्रोडक्ट जो है वो किसी तरह स्टेरिलाइज हो जाए, तो यहां फिर हम मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हैं। फोर्थ मेथड है डेसिकेशन, जिसे आप ड्राइंग भी कहते हो। सिंपल वर्ड है, हमें सबको मालूम है। अच्छा, बैक्टीरिया चूंकि एक सेल है और सेल जो है उसका मेजर कंपोनेंट वाटर होता है, तो सेल के अंदर वाटर होगा तभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, सेल ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। इसी तरह बैक्टीरिया को भी खुद को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी की जरूरत है। अगर हम डिहाइड्रेशन के थ्रू किसी तरह अपने मीडियम में से पानी निकाल दें, जो भी हमारा फूड है, जो भी प्रोडक्ट है, उसमें से हम पानी को रिमूव कर दें, तो आप देखते हो कि वो जो मीडियम होता है जिसमें से आपने पानी रिमूव किया है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, जिस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे मीडियम में ना मल्टीप्लाई कर पाते हैं और ना ही ग्रो कर पाते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं डेसिकेशन जो है वो भी एक अच्छा इफेक्टिव मेथड है बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, इस मेथड का एक ड्रॉबैक ये है कि इससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो किल हो जाते हैं, लेकिन स्पोर्स जो हैं वो डेसिकेशन में सरवाइव करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने एंडोस्पोर जब पढ़े तो वहां ये बात की गई थी कि स्पोर्स जो हैं वो हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं और डेसिकेशन रेजिस्टेंट भी होते हैं, कि अगर पानी की कमी हो एनवायरनमेंट में तो वो डोरमेंट फॉर्म में ही रहते हैं तब तक जब तक दोबारा पानी ज्यादा ना हो जाए। तो कहते हैं इस मेथड में आप सब बैक्टीरिया किल कर देते हो सिवाय स्पोर्स के। लास्ट फिजिकल मेथड हमारे पास जो है वो है रेडिएशन का, कि आप हाई एनर्जी रेडिएशंस के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हो। कौन कौन सी रेडिएशंस की रेंज आती है हमारे पास इसमें? गैमा रेज, एक्सरेज, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, शर्त है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अगर मैं समराइज करूं तो मैं कहूंगा कि हमारे पास ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से कम है। अब हमें मालूम है फिजिक्स में कि जब आप कहते हो किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ कम है तो उसका मतलब होता है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो 300 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन यानी हाई एनर्जी वाली रेडिएशन हम इस मेथड में यूज कर सकते हैं। ठीक, इससे भी आप क्या करते हो? बैक्टीरिया को डैमेज करते हो, कंट्रोल करते हो। नेक्स्ट आपके पास है जी केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड अगेन वो मेथड है जिसमें आप कोई केमिकल प्रोसेस या केमिकल एजेंट यूज कर रहे हो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। कौन कौन से मेथड है? नंबर 1 हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स हैं। डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? अभी हमने जब इनकी टाइप्स पढ़नी है तो आपने डिफरेंस को हाईलाइट करना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन एमडी कैट के अंदर भी एग्जामिनर यहां से एमसीक्यूज बनाते हैं। कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जिनसे आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को या इनहिबिट करते हो यानी कि उसकी ग्रोथ रोकते हो, या उन्हें किल करते हो। लेकिन कहां? शर्त है ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जो नॉन लिविंग सरफेस है। जब आप उन नॉन लिविंग सरफेसेस पे केमिकल्स अप्लाई करके बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हो, उन केमिकल्स को हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। तो कीवर्ड क्या? नॉन लिविंग सरफेसेस पे हम इन्हें अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ब्लीच की, जिसे आप सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की है, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स की है, और फिनोलिक कंपाउंड्स की है। ठीक है, कहते हैं हम कहां यूज करते हैं? हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, लेबोरेटरी के अंदर और हाउस होल्ड के अंदर टू सैनिटाइज सर्फेसेस। इसका मतलब है कि आप घरों में अपने फ्लोर को साफ करने के लिए जो केमिकल यूज कर रहे हो वो क्या है? डिसइंफेक्टेंट्स। क्यों? क्योंकि हमारे फ्लोर की जो सरफेस है वो एक नॉन लिविंग सरफेस है। इसके बरक्स देखो एंटीसेप्टिक्स। कहते हैं एंटीसेप्टिक्स क्या है? ये बिल्कुल डिसइंफेक्टेंट्स की तरह ही केमिकल्स हैं, बस फर्क ये है कि हम इन केमिकल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं लिविंग टिश्यूज के ऊपर, यानी लिविंग सरफेसेस के ऊपर।
तो इसीलिए हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात एक केमिकल जो है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी एक्ट करता है और एंटीसेप्टिक्स के तौर पे भी एक्ट करता है। अगर आप उसे नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई कर रहे हो तो वो डिसइंफेक्टेंट है, और अगर आप उसे लिविंग टिश्यू के ऊपर, लिविंग सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो वो एंटीसेप्टिक बन जाता है। ठीक, इसमें होता क्या है कि हम बैक्टीरिया की तादाद को कम कर रहे होते हैं ताकि इंफेक्शन ना बढ़े। हो सकता है कि आप एंटीसेप्टिक अप्लाई करो तो टिश्यू में मौजूद तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया किल ना हो, लेकिन उनकी तादाद हम इतनी कम कर देते हैं कि हमें इंफेक्शन से बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कहते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन बेस्ड सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। हम सबको याद है कि माजी में, करीब माजी में हमारे पास जब कोरोना आया था तो हम हैंड सैनिटाइजर्स का यूज करते थे, और वो आपके चूंकि हैंड स्किन पे यूज हो रहे होते थे तो वो बेहतरीन कॉमन एग्जांपल हमारे पास एंटीसेप्टिक्स की है। ठीक, आयोडीन बेस्ड सोल्यूशन में क्या होता है कि इनमें मौजूद आयोडीन जो है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करती है। फिर जब वो सेल वॉल को डैमेज करती हुई सेल में आती है तो वहां पे मौजूद डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम फंक्शन उन्हें इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। थर्ड कैटेगरी जरा देखो, इन्हें आप बोलते हो एंटीबायोटिक्स, और इनके मेथड को हम कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। आपने इस लफ्ज से कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं एलैबोरेट करता हूं। एंटीबायोटिक्स क्या है? ये ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें आप बैक्टीरिया को किल करने या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज करते हो, लेकिन कहां? विद इन लिविंग टिश्यूज। या आप खुद लिख लो, देखो डिस्टिंग्विश हो गया। अगर नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर है तो डिसइंफेक्टेंट, अगर लिविंग सरफेस के ऊपर है, टिश्यू के ऊपर है, तो वो एंटीसेप्टिक्स, और अगर विद इन टिश्यू है, विद इन बॉडी यूज हो रहा है, तो ये केमिकल एंटीबायोटिक कहलाएगा। ये जो आप बहुत सारी मेडिसिन लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको मेडिसिन देता है, आप मेडिसिन इनटेक करते हो, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वहां एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में आती है और ब्लड से टिश्यूज और सेल्स में जाती है। ये जो केमिकल्स हैं जो विद इन टिश्यू, विद इन बॉडी जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं, इन्हें आप कहते हो एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल्स है ना, और हम ये केमिकल्स किस लिए यूज कर रहे हैं? अपनी बॉडी के अंदर किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, यानी आसान अल्फाज में अपनी बॉडी के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो ऐसे केमिकल्स या ऐसा मेथड जिसमें आप केमिकल्स यूज करके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को किल करते हो, हम इस मेथड को कीमोथेरेपी भी कह देते हैं। तो अगर आप कहीं कीमोथेरेपी का लफ्ज पढ़ो तो ये नहीं समझना कि जैसे कोई एक डिफरेंट मेथड है, यही मेथड है एंटीबायोटिक का। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की खासियत ये होती है कि ये बैक्टीरिया के किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को या किसी स्पेसिफिक प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे आप बहुत सारी पेनिसिलिन या बहुत सारी एंटीबायोटिक्स देखोगे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर करते हैं। कुछ ऐसी हैं जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं, और कुछ नहीं कर रहे, सिंपली उसकी सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया, बैक्टीरिया बस्ट कर गया, उसकी डेथ होगी। कुछ ऐसे हैं जो उसके प्रोटीन को टारगेट करती हैं, एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप कर देती हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो एंटीबायोटिक्स किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट करते हुए बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकते हैं और उसकी रेप्लिकेशन को भी। बड़ी कॉमन एग्जांपल हमारे पास पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन है। लास्ट मेथड हमारे पास है जी प्रिजर्वेटिव्स। अब इसका वो लिविंग नॉन लिविंग सरफेस से कोई लिंक नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स हमारे पास क्या है? ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें हम अपने फूड में, फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन में, या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, इनमें हम उन केमिकल्स को ऐड करते हैं ताकि अगर इन केमिकल्स या फूड फार्मास्यूटिकल्स में कोई बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया ग्रो ना करे, क्योंकि अगर बैक्टीरिया वहां बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे तो हमारा फूड, मेडिसिन या कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट ये स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए फिर हम प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स यूज करते हैं, जिनमें आपके पास बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड और पैराबेंस जैसे केमिकल्स मौजूद हैं। तो ये हमारा SLO था, लिस्ट द केमिकल एंड फिजिकल मेथड टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया, जिसे हमने बहुत डिटेल में अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम
अपने चैप्टर 5 के लास्ट सेल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह।